हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का ये जो वीडियो सोल्यूशन का वीडियो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना। यू विल आस्क व्हाई, है ना। प्रीलिम्स 2021 तो हो गया, कितनी बार जो है वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, कितनी बार जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना। दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप 2021 का पेपर ही देखेंगे, यहाँ पे 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हुए थे। अगर आप इकोनॉमी का देखते हैं सेक्शन, तो वहाँ पे एक मल्टीप्लायर का क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ। सिमिलरली पॉलिटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्वेश्चन था वो भी रिपीट हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि PYQ से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी गेन्ड एंड PYQs को अच्छी तरह से पढ़ के देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप एक दो मार्क्स जो हैं, एक दो क्वेश्चंस जो है वो गेन कर पाए इन योर अदर अटेम्प्ट, अगर वो क्वेश्चंस जो हैं दे हैपन टू रिपीट। क्योंकि ऑफन ये क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो अगर कंफ्यूजन होती है, पेपर के टाइम पे क्लैरिटी नहीं आ रही है, हमें पता है कि PYQ के अंदर ये आंसर था, तो यही जो है इस बार भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। रिलेटिवली जो है रिलेटिवली ईजियर पार्ट था, नॉट टू से कि बहुत ही ईजी था, बट बाकी जो पार्ट्स ऑफ द पेपर थे काफ़ी ज़्यादा टफ थे, काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल से पूछे गए थे। तो रिलेटिवली पॉलिटी के अंदर अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखें, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। और अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है, समझी है, लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ी है, रिवाइज की है, तो ये जो है काफ़ी डूएबल क्वेश्चंस थे। बट इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स से जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि स्कीम्स एक्सेट्रा से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि अगेन डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे अबाउट पॉलिटी, है ना। जैसे कि पैरोल की हमने बात कर ली, या जुडिशल कस्टडी की हमने बात कर ली, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर ली, क्योंकि इस गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा वाज द आइडिया ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सेकेंडली अगर हम पॉलिटी के अंदर एक और डेवलपमेंट देखें, एक जो वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन बच्चे कर देते हैं कि मेंस का ये है सिलेबस एंड प्रीलिम्स का ये है सिलेबस, दैट वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नाउ रिडंडेंट, है ना। अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हम अगर ARC की बात करें या फिर गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट्स की बात करें, ये ऐसी गवर्नेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स है जो कि बच्चे मेनली मेंस के लिए छोड़ के जाते हैं एंड प्रीलिम्स के अंदर इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। बट अब वो एक क्वेश्चन जो है वहां पे इस पे भी आ गया। सिमिलरली RPA जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट, उससे भी जो है क्वेश्चन आ गया, जो अगेन इज समथिंग विच स्टूडेंट्स बिलीव टू बी गवर्नेंस एंड मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, तो अब जो है आपने ये सीख लेना है। तभी हम कहते हैं कि हमेशा प्रेपरेशन जो है इस मोड से ना कीजिए कि मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बल्कि एक होलिस्टिक प्री प्लस मेंस की प्रेपरेशन जो है इकट्ठे कीजिए, ताकि जब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए आप उनको भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल ट्राई टू रीइंफोर्स टाइम एंड अगेन, एंड समथिंग दैट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर प्री प्लस मेंस बैच ऑल्सो, राइट, जिसका 6th बैच जो है जरूर ही आएगा। तो एनीवन जिनको अगर लगता है कि मेरा शायद ये वाला प्री उतना अच्छा नहीं गया एंड आई विल बी preparing for 2022 and I've realized that I need more help, more support, right, जिसके थ्रू मैं अपनी adequate preparation कर पाऊँ, तो आप जो है हमारा बैच 6 उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। Now very importantly let's move towards polity का जो पहला क्वेश्चन था which was a conceptual question based on parliamentary democracy, कि किस तरह से इंडियन मॉडल जो है ब्रिटिश मॉडल से फर्क है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट थी कि जहाँ पे लेजिस्लेशन की बात आती है वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, सॉवरन है, बट इंडिया के अंदर जो ये पावर ऑफ लेजिस्लेशन है ये लिमिटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट थी कि इंडिया के अंदर मैटर्स रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर हमें देखना था कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक थी, राइट। अगेन दिस इज समथिंग जो कि अगर आप हमारे PCM के स्टूडेंट हैं, अगर PCM के भी नहीं है, जो हम फ्री में अपने GS का मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है इन द GS2 प्लेलिस्ट, अगर आपने उसको भी देखा है आपको पता होगा। सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम आर PCM का जो हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर पॉलिटी का जो लेक्चर है, जहाँ पे हमने बात की थी सेलिएंट फीचर्स के अंदर कि किस तरह से इंडिया जो है एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेनिटी मॉडल एंड अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी मॉडल। तो यहाँ पे हमें पता लगा था कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन बॉडी नहीं है, बल्कि इसके लेजिस्लेशन पे जो है बहुत सारे जो है implied and explicit limitations है, which come in the form of a written constitution, which come in the form of fundamental rights, which come in the form of an independent judiciary, which come in the form of very importantly federal
पावर्स जो कि दी गई हैं एंड डिवीजन ऑफ पावर्स जो कि हमारी 7th शेड्यूल के अंदर जो है लिस्ट आउट की गई हैं। सिमिलरली अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से कि इंडिया में मैटर्स रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट तो कुछ भी हो सकता है, एक नॉर्मल स्टैट्यूट की अमेंडमेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। इनफैक्ट नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स आर आल्सो रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इट इज ओनली दोज सर्टेन एक्ट्स, certain clauses, certain important matters which raise crucial questions regarding interpretation of constitution जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रेफर करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई योर सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब दिस वाज दैट क्वेश्चन जो कि बच्चे सोचते हैं मेंस क्वेश्चन है, बट आ गया ये आपके प्रीलिम्स में, जहां पे आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी ने जो है सजेस्ट किया था मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू बी डेजिग्नेटेड सोली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। अब यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी जो थी इन्होंने बोला था कि रीऑर्गेनाइज कीजिए अपनी मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, और कैसे कीजिए? इन्होंने बोला एक मिनिस्ट्री क्या होगी जिसके अंदर एक मिनिस्टर होगा जो कि इसको लीड करेगा और साथ ही में एक सेक्रेटरी होंगे जो कि इसका काम करेंगे। साथ ही में इन्होंने जो है सजेस्ट कर दिया था कि आप एक ONM मिनिस्ट्री जो है ये बनाइए, मिनिस्ट्री जो है बनाने को बोला था। हाउएवर उन्होंने एक एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात नहीं की थी। सो देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट एंड इसके ऊपर जो है ये भी हो सकता है कि वो बोले क्योंकि ONM मिनिस्ट्री बनाई थी विच टॉक्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विसेज। तो अगर यूपीएससी ने बोला कि हाँ जी दिस इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इसको करेक्ट कर दिया तो दैट इज अप टू देम। बट अगर हम एग्जैक्ट उसकी बात करें तो एग्जैक्टली इन्होंने ये नहीं बोला था कि एक मिनिस्ट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है आप बनाइए। तो देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन कि क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एग्जैक्टली या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन B2 ओनली एंड C बोथ 1 and 2, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि 1970 के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ARC इन 1966, जो कि बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर प्लेस किया गया था एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंडर होता है। ठीक है, सो इसके अंदर दो आंसर्स जो है मैं बोलूंगी कि हो सकते हैं B2 ओनली या C बोथ 1 and 2 डिपेंडिंग ऑन कि फर्स्ट स्टेटमेंट की वो किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। वेदर ONM मिनिस्ट्री जो डिवीजन था कैन बी सीन एज समथिंग कि ये एक सब्जेक्ट था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को जो है सोली एक मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी परस्यू करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगी इज समथिंग जो कि पॉसिबली आप लीव कर सकते थे बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट जो है काफ़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट है। कई बार जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते भी हैं इतनी डिटेल्स जो है कई बार आप नहीं पढ़ते हैं, तो 100% क्वेश्चन तो आपने करने नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन जो है कुड बी लेफ्ट, दैट विल बी माई प्रैक्टिकल एडवाइस टू यू। ठीक है, ये बोलना आसान है कि आपको तो ये आना चाहिए था, बट आई वुड से इवन आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें। क्या ONM डिवीजन जो उन्होंने रिकमेंड की थी कैन बी सजेस्टेड, कैन बी सीन एज making the first statement correct or not is something that I am also confused about. ठीक है, so इसके अंदर B या C दोनों में से जो है कोई भी आंसर हो सकता है, but I would have recommended keeping in mind कि आपने अपने नेगेटिव मार्क्स जो है रिड्यूस करने हैं और राइट आंसर्स जो है इंक्रीज करने हैं। यू शुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दिस इज द डुएबल क्वेश्चन जो कि आपने हर जगह पढ़ा होगा, हमने भी आपको पढ़ा है, रिविजन सीरीज में आपको कराया है, 2 मिनट सीरीज में आपको कराया है, PCM में आपको कराया है, प्रीक्योर में आपको कराया है कि राइट टू प्राइवेसी इनमें से कौन राइट के अंडर जो है इंक्लूड किया जाता है। एंड सही आंसर है आर्टिकल 21 जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे अब अपना PCM के कोर्स का भी एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है जहाँ पे आपको दिखाया गया था कि किस तरह से आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है राइट टू प्राइवेसी एंड पूरा ये समझाया गया था। नेक्स्ट आप जो है क्वेश्चन है, ये भी अगेन इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो कि RPA से रिलेटेड है, बट RPA टाइम एंड अगेन हमने अपने PCM में भी कराया है। इनफैक्ट हमारी जो फ्री GS2 की प्लेलिस्ट है
उसके अंदर भी आरपीए जो है बहुत डिटेल में हैज बीन टॉक्ड अबाउट। ठीक है, अब ये अगेन वाज वन ऑफ दोज इश्यूज जो कि काफी चर्चा में भी रहा है, तो आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में भी ये मिलेगा, राइट, जहां पे ये पूछा गया है अब कितने सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए, सबने जो है 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां से कंटेस्ट किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि पहली स्टेटमेंट, इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कैंडिडेट को फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इवन इफ आपने से हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं या इन जनरल आपको नहीं पता था, इतना आपने करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कर रहे होते हैं हमेशा इलेक्शन, उनका बस चलता तो 3 से भी कर लेते हैं, बट 3 अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 नहीं, ये क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही डिटेल्ड स्टेटमेंट है कि 1991 में लोकसभा इलेक्शन के अंदर श्री देवीलाल ने कंटेस्ट किया था 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब इसके ऊपर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि हमें नहीं पता, 1991 में तो शायद हम पैदा हुए थे या उससे भी लेटर हुए हैं, तो हमें नहीं पता। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट थी कि एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स अगर एक कैंडिडेट कंटेस्ट करता है एक लोकसभा इलेक्शन में फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो उनकी पार्टी बेयर करेगी कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन इन द सीट जो उन्होंने विकेट कर दी। ठीक है, अब ये जो है अगेन यू शुड बी अवेयर कि ये जो है ये है नहीं, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। कहीं पे नहीं हम सुनते कि बीजेपी अब फंड कर रही है और पूरा का पूरा इलेक्शन एक्सपेंस, राइट, कि ईसीआई नहीं बल्कि बीजेपी या कांग्रेस जो है फंड कर रहे हैं बाय इलेक्शंस के जो है पूरा जो उसका एक्सपेंडिचर है। नहीं, ये ईसीआई ने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को एक सजेशन आगे रखा था, तभी ये जो है इतनी न्यूज़ में था। 2018 के अंदर जो है काफ़ी चर्चा में था, 2018 में 19 में काफ़ी चर्चा में था। तो इसके अंदर बाय एलिमिनेशन टेक्निक के अगर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो कौन सी बची, फिर सिर्फ 2 बची, तो क्या होगा आंसर, B2 ओनली जो है ये आंसर होगा। इनफैक्ट अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, आपको ये पता होना चाहिए था कि वहां पे भी लिखा हुआ है 1991 के जो 1991 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब वो 1996 के जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं, तब उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से अब उन्होंने क्या बोल दिया था कि कैंडिडेट जो है अब सिर्फ 2 पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाता कि पहली स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये एक भी स्टेटमेंट पता लग जाती तो हमें पता था कि ये ऑप्शन तो जो है पक्का नहीं हो सकता, ये ऑप्शन जो है ये भी नहीं हो सकता। तो 2 and 3 में आपको बचा 3 जो है साउंड्स वेरी इम्प्रॉबेबल इन द केस ऑफ इंडिया करेंटली, एंड दैट इज वाई 2 जो है आपका सही आंसर होता। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट गैस वर्क भी करते बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत, आपका ये आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन था ये आपके करंट अफेयर्स में से आया था। इनफैक्ट पूरा का पूरा एक एक्सप्लेन्ड आया था इन योर इंडियन एक्सप्रेस। अगेन मैं टाइम एंड अगेन बच्चों को बोलती हूँ, एंड आई वुड से इट अगेन कि अगर आप पूरा न्यूज़पेपर भी चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन है ना वो ज़रूर पूछिए, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो रिया चक्रवर्ती का जब अरेस्ट चल रहा था, इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब आर्यन खान की भी ये पूरी उसकी बात हो रही थी, तब ये जुडिशल कस्टडी का जो इशू है ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अब इसके अंदर जो सही आंसर है वो 2 ओनली है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है कि जुडिशल कस्टडी के अंदर जो है इंसान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि जेल के अंदर होता है। पुलिस कस्टडी जो है बेसिकली आपका जो सेक्शन 167 है ऑफ CRPC वो ये बात करता है। इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम पे भी जो है ये जुडिशल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी काफ़ी न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि जेल्स के अंदर थे। ठीक है, हाउस अरेस्ट की जो है बात हो रही थी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC जो कि पुलिस कस्टडी एंड जुडिशल कस्टडी की बात करता है, उसमें आप हाउस अरेस्ट कस्टडी जो है उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। जो सेकंड स्टेटमेंट थी एब्सोल्युटली सही थी, विच इज वाई B2 ओनली जो है सही आंसर था। पुलिस कस्टडी के अंदर जो अक्यूज है लॉकअप ऑफ द पुलिस स्टेशन में रहता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है जो भी हो वो उनसे पूरी जो है जांच पड़ताल कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड जुडिशल कस्टडी के अंदर जो अक्यूज है वो जेल के अंदर लॉज कर दिया जाता है अंडर द कस्टडी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, एंड देयरफॉर एक पुलिस ऑफिसर या किसी को भी इंटेरोगेशन के लिए उनकी
एक लेनी पड़ती है इजाज़त। इनफैक्ट इसी दौरान हमारा जो प्रीक्योर था उसके अंदर मैंने ये ओरली भी समझाया था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन 167 की बात कर रही थी जहाँ पे पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी का जो है मेंशन था, वेर एन आई क्विकली ओरली टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। तो दिस वाज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा प्रीक्योर इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करता है। एंड अगर आपको सोर्सेज ढूंढने में डिफिकल्टी होती है तो आप हमारा प्रीक्योर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरे करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस को केटर करता है एंड आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अगेन इज समथिंग जो कि करंट से रिलेटेड था। अब बच्चे पूछेंगे ये कैसे करंट से रिलेटेड था? ये भी करंट से रिलेटेड था विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस रिगार्डिंग ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स इन ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, जहां पे पैरोल का जो क्वेश्चन है ये दोबारा रेज हुआ था। और यहां पे भी जो है जो सेकंड स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है। पैरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। यहाँ पे अगर हम फर्लो की बात करते, फर्लो को एज अ लीगल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, बट पैरोल जो है उसको एज अ राइट नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज कि किसी इंसान को पैरोल जो है मिलती है या नहीं मिलती है। क्या उनका बिहेवियर अप टू द मार्क था, से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है फॉर एग्जांपल कि उनके जो है कोई घर में सम पर्सन पास्ड अवे और सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे ओकेजन्स को, ऐसे इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिस्क्रेशन होती है अथॉरिटीज की बेस्ड ऑन द बिहेवियर, बेस्ड ऑन उन्होंने क्या क्राइम किया है, कि अगर हम उनको पैरोल दे या ना दे, विच इज वाई B2 ओनली जो है सही था। इनफैक्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए थी जो है सही है। सही क्यों है? बिकॉज एब्सोल्युटली स्टेट गवर्नमेंट्स ही बनाएंगी, क्योंकि प्रिजन्स जो हैं, prisons come in the second list, that is the state list in the 7th schedule, and this is again जो कि हमने बात की थी in detail in our precure जब हमने पैरोल की जो है बात की थी कि 2019 ऑनवर्ड्स जो है ये पैरोल का मुद्दा जो है शुरू हो गया है। एंड अगेन हमने टाइम एंड अगेन ये बताया था कि किस तरह से प्रिजन्स जो हैं एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो प्रीक्योर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। तो अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। प्रीक्योर जो है हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट अप बहुत ईजी क्वेश्चन था, दिस इज अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चंस दैट यू शुड हैव गॉटन राइट। टाइम एंड अगेन हमने अपनी प्रीमिक्स में, टेस्ट सीरीज के अंदर हर जगह जो है ये चीज़ जो है आपको सिखाई है। कभी भी अगेन हम अपने रिवीजन सीरीज भी जब कराते थे हम ये बात करते थे, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट एक्ट है, कोई अमेंडमेंट है, कोई स्कीम है, उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि आपको पता होना चाहिए था। काफ़ी ईजी जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ईजी है बट ये डिफिकल्ट क्यों साउंड करेगा? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हियर। अब यहाँ पे अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल राइट्स समझे हुए हैं तो आप ये आंसर करेक्ट कर देते, बट अगर आपने नहीं समझे हुए हैं देन ये आंसर जो है आप गलत करके आते। स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड, डिस्क्रेशनरी पावर, this should have been the keyword, discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following आर्टिकल्स। और इसका सही जवाब जो है आर्टिकल 14 होना चाहिए था, 28 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली वो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डील करता है, 44 यूसीसी के साथ डील करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। बच्चों को कंफ्यूजन थी बिटवीन 32 विच इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल 14। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के साथ डील करता है, बट आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ की, डायरेक्टली डील करता है विद रूल ऑफ लॉ, जिसका काम ही क्या है? टू कंस्ट्रेन आर्बिट्रेरीनेस, arbitrary and discretionary use of law. In fact, अगर आप न्यूज पढ़ रहे होते आप देखते दैट इवन जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही थी, उन्होंने भी ये बोला था कि ये एक्ट जो है मैनिफेस्ट डिस्क्रेशनरी एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर का जो है एक एग्जाम्पल देता है। एंड उन्होंने आर्टिकल 14 के अंडर जो है ये क्वेश्चंस रेज किए थे। अगेन आप अगर हमारे PCM कोर्स के अंदर हैं, इन डिटेल आपको ये समझाया गया है
राइट, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर आप देख सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आप देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज, द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ऑफ नोबडी बीइंग अबव लॉ, एंड अगेन इसी के आगे वाले में आई हैवंट पोस्टेड ऑन स्क्रीनशॉट, बट रूल ऑफ लॉ जो है आपके एवी डाइसी का, उसका पूरा एक आइडिया आपको समझाया गया था इन ग्रेट डिटेल, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता लग जाता कि किस तरह से क्लास लेजिस्लेशन जो है नॉट परमिटेड है, डिस्क्रेशनरी एंड आर्बिट्ररी पावर जो है नॉट परमिटेड है, एंड रूल ऑफ लॉ जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, देयरफॉर ये आर्टिकल 14 के अंडर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, आपके फंडामेंटल्स को जो है ये चेक कर रहा है। अगेन अ क्वेश्चन जो कि हमने भी अपनी पीसीएम में करवाया हुआ है इन डिटेल, बहुत सारी जगह जो है आपको ये मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में जो है आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल फीचर माना जा सकता है ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज फेडरल। तो यहां पे सही जवाब क्या था आपका ए, कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्डेड। यहां पे हमने जैसे ही हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं इंडिया के, हमारे पीसीएम का एक स्क्रीनशॉट है कि क्या होती है आपके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ फेडरेशन, ये जो है मेन होती है। सबसे पहले एक रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, सेकेंडली डिवीजन ऑफ पावर्स होनी चाहिए जो कि 7 शेड्यूल के अंदर दी गई है, बाइकैमरलिज्म होना चाहिए जैसे कि हमारा लोकसभा है एंड राज्यसभा है, राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि इन चीजों को इंटैक्ट बना के रखे, फेडरल स्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्ट करके रखे। तो आपको अगर ये बेसिक्स पता है तो आप ये आंसर सही करके आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगर आप पॉल साइंस के बच्चे हैं तो आप पक्का कर लेते हैं, अगर आप पॉल साइंस के बच्चे नहीं हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती थी। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करती है द टर्म स्टेट को, ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब क्या था ए, और ए क्या है स्टेटमेंट, ये है अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस। तो पहली कम्युनिटी ऑफ पर्संस हो गई, ये फुलफिल कर रही है कौन से क्राइटेरिया को, पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को। हमेशा याद रखिएगा स्टेट जो है, स्टेट के 4 फुलफिलिंग क्राइटेरिया होते हैं अगर कोई भी चीज, किसी एंटिटी को आपने स्टेट बुलाना है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। तो पहली चीज हो गई कम्युनिटी ऑफ पर्संस है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया फुलफिल्ड। देन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, टेरिटरी वाला फुलफिल्ड। सेकेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नली हमको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, हमें कुछ बता नहीं रहा कि आपने अपने देश को ऐसे चलाना है या ये लॉ बनाना है या ये करना है या ये नहीं करना है, या आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, राइट। यू आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। व्हेन वी वर अ कॉलोनाइज्ड कंट्री, वर वी अ सॉवरेन कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल? नो वी weren't. Why? Because we were being controlled by the British colonial masters. But क्या अब इंडिपेंडेंट इंडिया पोस्ट 1947 है? एब्सोल्युटली है। तो यहाँ पे हमने सॉवरेनिटी का जो क्राइटेरिया है उसको भी पूरा कर लिया। एंड लास्टली पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जो हमारा 4th क्राइटेरिया है, उसको भी पूरा कर लिया। बाकी तीनों आप जो स्टेटमेंट्स देखेंगे, चारों इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते हैं, विच इज वाई दे वर इनकरेक्ट, एंड ए स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट थी। इनफैक्ट ये हमारे पीसीएम के पहले लेक्चर की ये एक स्क्रीनशॉट है जहां पे आप लक्ष्मीकांत देख ले, कुछ भी देख ले, वहां पे पढ़ाया नहीं जाता। सो दिस इज समथिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया था अपने हमारे स्टूडेंट्स को इन डिटेल, क्योंकि यूजुअली बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि द टर्म स्टेट विद अ कैपिटल एस हम बहुत बार पॉलिटी में पढ़ते हैं और बच्चों को नहीं पता होता ये स्टेट क्या है, क्या ये पंजाब एंड हरियाणा है, बट फिर हम इंडिया को क्यों स्टेट बुला रहे हैं। तो तभी मैंने उनके साथ डिस्कस किया था सबसे पहले कि स्टेट का आइडिया क्या होता है, उनको चारों फीचर्स बताए थे। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट है, यू शुड हैव गॉटन दिस करेक्ट, क्योंकि आपको पीसीएम में ये टाइम एंड अगेन जो है कराया गया है। नेक्स्ट आप जो है अगेन इज अ क्वेश्चन जो कि लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ी है, हमारे अगर पीसीएम के लेक्चर्स आपने देखे हैं, इट इज अ क्वेश्चन जो कि आपको सही करना चाहिए था, राइट। अब इसके अंदर कई बार क्या हो सकता है कि बच्चों ने पहली स्टेटमेंट शायद सही कर दी हो, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी डिटेल वो भूल गए हो। स्टेटमेंट है यहाँ पे, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही है, ठीक है, इतना पार्ट सही है, बट not just the prior permission of the president but also the permission of the person जिनको वो request कर रहे हैं कि प्लीज आप आके एक्ट कीजिए एज अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी परमिशन वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है, विच इज वाई द स्टेटमेंट जो
है ये गलत हो गई। तो कई बार हम एग्जाम के अंदर छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं एंड दीज कैन कॉस्ट अस डियरली। तो ये जानना जरूरी था, ये याद रखना जरूरी था, विच इज वाई योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाई कोर्ट जो है इसके पास पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, इवन दो 137 जो है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सप्लिसिटली पावर देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ये पावर नहीं देती है हाई कोर्ट को, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि जो भी वो जजमेंट्स देते हैं वो लिखित में जाती हैं एंड वो एक प्रेसिडेंट बन जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू रिव्यू इट्स प्रीवियस judgments, which is why your second statement is absolutely correct and B जो है यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। आपको PCM में ये इन डिटेल कराया गया है रिटायर्ड जजेस का, ये देख लीजिए यहाँ पे कराया गया है, ये हो सकता है ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अगर आपने ये नहीं याद रहा, बहुत बड़ी मिस्टेक की। सेकेंडली, आपको हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाते हुए भी क्लियरली ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पूरा समझाया गया था कि किस तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण जो है प्रेसिडेंट सेट होता है, जिसके कारण वो अपनी जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आराम से किया जा सकता था, अगर आप कंफ्यूज भी थे इन अ स्टेटमेंट, ये एलिमिनेशन टेक्निक से किया जा सकता था। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, ये तो पता है। डोमिसाइल के लेके जो है कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक ही डोमिसाइल होता है, पर चलिए टेकन के आपको शायद कंफ्यूजन था। क्या अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट? एब्सोल्युटली नॉट। जब भी हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, एक जो क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, बट क्या उसमें ये लिखा है ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट के अंदर है? नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया तो चाहे वो नेचुरलाइज सिटीजन हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो सिटीजन, जैसे मर्जी हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी जो है ये गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि फॉरेनर जिसको ग्रांट कर दी गई है सिटीजनशिप, उनको डिप्राइव किया जा सकता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो कि लिस्ट आउट किए गए हैं अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एंड उनके अंदर फर्दर एडिशंस भी किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 भी बताती है कैसे डिप्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही थी? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही थी। तो अगर आपको पता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? वन ओनली। अगेन दिस इज समथिंग जो कि आपको कराया गया है पीसीएम के अंदर, राइट? यहाँ पे जब आपको प्रेसिडेंट कराया था, यहाँ पे आपको समझाया गया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने का क्या मतलब है। इट डज नॉट मीन ओनली सिटीजनशिप बाय बर्थ। एंड सेकेंडली, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप के अंदर इन डिटेल बताया गया था कि किस तरह से डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप जो कि ग्रांट की गई है टू एनी पर्सन, बी इट अ फॉरेनर और बी इट एनी सिटीजन इवन बाय बर्थ। ठीक है, इसके बाद अगेन एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बट डुएबल क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेस्ट सेफगार्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वालिटेटिव वर्ड लिखा गया, ये नहीं बोला गया कि इनमें से कौन से सेफगार्ड हैं, बोला गया बेस्ट सेफगार्ड कौन सा है। तो आपने इन रिलेटिव भी बताना है कि ये भी अच्छा सेफगार्ड है, बट इससे भी बेटर ये हो सकता है। ठीक है, तो ए एंड बी तो ऑब्वियसली गलत है। कमिटेड जुडिशरी जो है ये तो गलत ही हो जाएगा। कमिटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव बोल रहा है बस उसी को फॉलो करती जा रही है, तो ये तो लिबर्टी के लिए अच्छा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी जो है कभी अच्छा नहीं होगा, बाय बिकॉज इट विल लीड टू डेस्पोटिज्म। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा बिटवीन सी एंड डी। नाउ सी कैन बी अ गुड सेफगार्ड टू लिबर्टी कि इलेक्टेड है जो गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे किस बात की बात हो रही है? बेस्ट सेफगार्ड। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी फॉर एग्जाम्पल बाय यूज ऑफ से इमरजेंसी पावर्स और थिंग्स लाइक यूएपीए और सेंसरशिप, राइट, थ्रू वेरियस वेज ये कर्ब कर सकती है लिबर्टी को और एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट बन सकती है। द वन चेक जो कि पीपल एंड स्कॉलर्स लाइक मोंटेस्क बात करते हैं, राइट, जब वो एनालाइज करते हैं यूएस की डेमोक्रेसी को इन स्पिरिट ऑफ लॉज की, जब वो बात करते हैं, जब वो यूके की गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, चेक्स एंड बैलेंसेस की, के पावर जो है सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट,
दैट इज योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है एक नजर रख रहे हैं, चेक रख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट पीसीएम में जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तब मैंने स्पेसिफिकली आपको ये सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का आइडिया जो है समझाया था। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव गॉटन राइट। तो यहाँ पे डी जो है सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर होती है तो ये कौन से नॉर्म को जो है वायलेट करती है। बहुत इजी होना चाहिए, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पूरा सिखाया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी एंड सी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन 31C की जब हम बात करते हैं, जो हमारा एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट है, वहां पे भी हमने इन दोनों की बात की है। 39B एंड C हमेशा याद रखने हैं। 39B जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज की बात करता है, एंड 39C जो कि बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। तो ये DPSP होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। बी जो है इसमें सही आंसर होना चाहिए। अगेन दिस इज समथिंग जो कि हमने अपने पीसीएम के लेक्चर में कराया। अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो भी आपको आना चाहिए कि 19F एंड 31 आर्टिकल 31 से हटा के इसको फंडामेंटल राइट से अब एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो बिकॉज इट इज स्टिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ लीगल राइट। तो 300A आर्टिकल के अंडर जो है ये एक लीगल राइट है। एंड क्या क्लियरली ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहां पे आपको क्लियरली दिखाया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी क्या है, एक लीगल राइट है। ठीक है, एक लीगल राइट है वेरी इंपॉर्टेंटली। एंड सेकेंडली यहां पे क्या लिखा है, नो पर्सन। यहां पे नो सिटीजन नहीं लिखा, क्या लिखा है, नो पर्सन। एंड दैट इज वाई आपकी जो बी स्टेटमेंट थी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये सही जवाब था। नेक्स्ट जो है अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डेट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स enforced, it was promulgated, रिपब्लिक डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस दौरान प्रियम्बल हमारा क्या पढ़ता था, प्रियम्बल में था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपको पता होना चाहिए। क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी जिसके थ्रू 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। मतलब 26 जनवरी 1950 को प्रियम्बल के अंदर ये 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, एंड इसके थ्रू आपको आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनफैक्ट 2020 में ही ये क्वेश्चन जो है आया था, एंड ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। डी होना चाहिए इसका आंसर कि इट इज अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पीसीएम में आपको कराया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। एंड कौन लिमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अगर आप पीसीएम में भी नहीं और अगर आपने हमारा रिविजन सीरीज हमारी 2 मिनट्स फॉलो किए हैं तो यहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कराया गया था। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था। बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है प्राइमरी एजुकेशन को इन 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस, एंड उनमें से 3 लैंग्वेजेस यही हैं, हल्बी, हो एंड कुई। ठीक है, जो कि ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, एंड डी जो है इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट आप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपका लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाज विद रिगार्ड टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट जो है वो बच्चों को पता होगी कि हाँ जी पहली स्टेटमेंट जो है गलत है, और यहाँ पे आपने यही बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट्स पता होंगी अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। हमने टाइम एंड अगेन जो है आपको पीसीएम लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स जो है इन डिटेल कराए हुए हैं। ठीक है, और वहां पे ही हमने आपको कराया है, अगर आप हमारे पीसीएम का भी हिस्सा नहीं है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बताया कि टाइटल्स अबॉलिश किए हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। एंड ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कि जो भारत रत्न एंड जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये जो है आपके टाइटल्स नहीं है, बल्कि देयर आर अ रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन पीपल इन देयर रिस्पेक्टिव fields. Therefore ये टाइटल्स नहीं माने जाते हैं अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूलिंग की थी कि ये जो टर्म है भारत रत्न या पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, इसको एज प्रीफिक्स या सफिक्स आप नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है।
क्लियरली हमने आपको बताया हुआ था पीसीएम में, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी ट्विस्टेड है कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं विच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, एब्सोल्युटली राइट, वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अब यहाँ पे जो है गलती भी हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है जब नीचे लिखती है तो बोलती है 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, 1977 में जनता गवर्नमेंट द्वारा ये सस्पेंड किए गए एंड दे वर रीस्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी इन 1980. However, there were also a second time for 3 years that they were suspended, which Lakshmikant does not mention. तो unfortunately अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के गए थे तो there are chances कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर पाए। मैं भी जो है मैंने भी की थी, राइट। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे को लक्ष्मीकांत ही याद है, मैंने बोला अच्छा हाँ ये स्टेटमेंट सही है, बट ऑन डीपर रियलाइजेशन थोड़ा मैंने पीछे जाके अपने प्री क्योर के लेक्चर्स भी देखे, भी रियलाइज कि नहीं ये तो सेकेंड टाइम भी हुए थे जब आपकी 1996 के अंदर फाइनली रूलिंग भी आई थी विद रिगार्डिंग दीज अवार्ड्स, राइट। उस दौरान भी ये 3 साल के लिए सस्पेंडेड थे जब PILs, मल्टीपल PILs डली थी अगेंस्ट दीज अवार्ड्स के ये अवार्ड्स भी जो हैं टाइटल की तरह होते हैं। तो इनफैक्ट वंस नहीं ये ट्वाइस सस्पेंड किए गए थे, विच इज वाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 जो है दिए जाते हैं, 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो मैक्सिमम 3 अवार्ड्स जो हैं ये दिए जाते हैं, नॉट 5, विच इज वाई D123 जो है सही स्टेटमेंट थी, सही जवाब था। तो हमने आपको पीसीएम में आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो ये कराया हुआ है, साथ ही में ये आपको डिस्कस भी कराया गया था जब हम बात कर रहे थे भारत रत्न अवार्ड्स की ड्यूरिंग अ प्री क्योर, ठीक है। तो होपफुली अब आपकी जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। होपफुली दिस वीडियो डिस्कशन विल हेल्प यू। मार्क कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब आपको पता लग गया होगा कि पॉलिटी इज़ वन ऑफ दोज रीजन्स जहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अगर आपकी ग्रिप ऑफ नॉलेज जो है अच्छी हो, कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके अच्छे हों, ठीक है। तो पॉलिटी पे काम करते रहिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे काम करते रहिए, बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो अ पेपर। अगर आपकी पॉलिटी एंड इको अच्छी हो गई तो आप रिलेटिवली एक कंफर्टेबल स्पॉट में थे, बिकॉज बाकी चीजें काफी टफ आई थी, ठीक है। तो स्ट्रेंथन कीजिए अपने उसको। इनफैक्ट अब जो है हमारे कोर्स वाइज भी जो है कोर्सेज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सब्जेक्ट को भी ज्वाइन करना, उसका भी कोर्स जो है अब अवेलेबल है फॉर अ बैच 6 के इंस्टेड ऑफ पूरा GS आप सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ज्योग्राफी, इको, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ना ही सिर्फ हमारे लेक्चर्स पर जो मैं प्री क्योर आपको बता रही हूँ, जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन द वीडियो सॉल्यूशंस टुडे। कीप रिवाइजिंग, अच्छे से अपने मार्क्स रखिए। अगर मार्क्स आ रहे हैं अच्छे, राइट, आई वुड से कि आप लगा के चलिए, पिछली बार से ऊपर जाएगी कट ऑफ, राइट। तो आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 96 to 100 के ब्रैकेट में अगर आप आ रहे हैं, मे बी यू विल एंड अप क्लियरिंग इट। 100 and 100 से अबव है अगर आप तो पक्का मेंस की प्रेपरेशन शुरू कीजिए। अगर आप 96 के अराउंड भी है तो भी आप शुरू कर ही दीजिए, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट अगर इस बार अच्छे मार्क्स नहीं भी आए, है ना, होप नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हमने तो क्लियर करना है। तो अब आपको पता है हमने मिस्टेक्स कहाँ पे की, तो जोरों शोरों से दोबारा से प्रेपरेशन शुरू कीजिए टू एंश्योर कि अगली बार हम ये सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो पढ़ते रहना है, हिम्मत करती रहनी है, ठीक है। थैंक यू एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।